पाकिस्तान में फालिज और लकवे के अमराज में अचानक होशरुबा इजाफा। अगर आपको फालिज या लकवे का अटैक हो तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? कितने पुराने फालिज और लकवे का इलाज मुमकिन है? इन अमराज के फैलने की असल वजह क्या है? डॉक्टर अनम दिलावर ने चंद माह में इसका इलाज मुमकिन बना दिया, मगर कैसे? जानिए इस वीडियो में। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, हालिया कुछ अरसे में फालिज और लकवा के जो अमराज हैं उनमें बड़ा होशरुबा इजाफा देखने को मिला है, मगर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम दिलावर, जिन्होंने ये दावा किया है कि वो लकवे का, फालिज का और मोहरों के दर्द का चंद महीनों में कुछ सेशंस लेकर बेहतरीन इलाज कर सकती हैं। सो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन अमराज की बेसिक वजूहात क्या हैं और वो किस तरह इन बीमारियों का इलाज इतना जल्दी जो है वो कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लकवा है और ये फालिज है, इसके जो पेशेंट्स हैं उनमें बड़ा इजाफा देखने को मिला है, इसकी क्या वजह है? इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात है। सबसे ज़्यादा ये है कि जब से हमारा जो है ज़माना बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, तो हर एक बंदे पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा कमाना है, मैंने बहुत ज़्यादा सेटल करना है, अपनी फैमिली को चलाना है। इस पर एक्सपेंसेस और वैसे भी हमारे हालात ऐसे हैं, प्रेशर है। वो प्रेशर क्या है, वो नसों को बुरी तरीके से तंग कर रहा है, और उसी प्रेशर से भागने के लिए स्पेशली जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं। कुछ लोगों को क्या है कि फैमिली हिस्ट्री में भी जिनका जो है नसें कमज़ोर हैं, उन पे सारा जो ये चीज़ें हैं वो इस तरह उनको तंग कर रही होती हैं कि उनकी नसों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। तो कंटिन्यूस लगातार प्रेशर बर्दाश्त करने की वजह से दिमाग से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से नसें जो हैं वो अकड़ना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है तो ब्लड प्रेशर के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, खून के गहरा होने के मसाइल। अब ये जो खून के गहरा होने के मसाइल है, उसके पीछे की वजह है ज़्यादा कोलेस्ट्रोल का होना। हम लोग जो है जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह या बाहर होटलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हर बंदा जो है इस चीज़ को पसंद करता है। प्रोटीन इनटेक जिसमें बड़ा गोश्त और दूसरी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके खून में कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कोलेस्ट्रोल भी नसों में जमना शुरू हो जाता है, या फिर अगर नसें जो है प्रेशर की वजह से ज़्यादा जो लोग ज़्यादा काम कि इतने ज़्यादा काम करते हैं, आदी होते हैं काम करने को, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। उनका जो प्रेशर है वो रिलीज़ नहीं हो जाता, उनके काम के प्रेशर की वजह से उनको बुरे तरीके से एक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। जब उनको एंग्जाइटी डेवलप होती है, वो चीज़ भी नसों को कमज़ोर करती है। उससे क्या होता है कि अगर बीपी अप डाउन हो, अब बीपी अप डाउन दोनों वजह से हो सकता है, जो नसों में कोलेस्ट्रोल जमा हुआ है उसकी वजह से भी और नसें कमज़ोर होने की वजह से भी, और वही जो दिमाग की नसें भी इसी तरह, जिस्म के साथ साथ दिमाग की नसें भी इसी तरह तंग हो रही होती हैं और सुकर रही होती हैं। तो उसमें जब एकदम प्रेशर आया है और खून का बहाव उधर रुका है, या फिर खून का बहाव दिमाग से बर्दाश्त नसों से नहीं हुआ, तो वहाँ पे फटती हैं। जब वो जिस दिमाग के हिस्से में फटती हैं, वो वाला दिमाग का हिस्सा जिस्म के जिस हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ पे फिर फालिज का अटैक आ जाता है। अब इसमें दो तरह के, या तो वो फटती हैं या वहाँ पे भी फट के फ़ौरन बंद हो जाती हैं, या वहाँ पे पक्का खून का बहाव रुक जाता है। जब वहाँ पे खून का बहाव रुक जाता है तो इस सारी वजूहात की वजह से वहाँ पे क्या आ रहा होता है, फालिज आ जाता है। और फालिज जो है वो जिस साइड पे आ रहा होता है वो पूरी साइड बेजान हो जाती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो जिस्म बिल्कुल उस साइड से बुरी तरह अकड़ जाता है, या फिर जिस्म बेजान हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बंदा नकारा हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि फालिज का इलाज मुमकिन नहीं है। लोग क्या, पेशेंट को बस गए हॉस्पिटल ले गए, बाद में डॉक्टर वर्जिश बताते हैं, वो वर्जिश घर में कुछ दिन करवाते हैं, फिर करवाते ही नहीं। जब वो नहीं करवाते तो वो जोर अकड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो बंदा वहाँ पे ही बेड के साथ लग के तो बहुत बुरे हालात में पहुँच जाता है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता होना चाहिए कि इसका इलाज मुमकिन है और बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है। तो बुनियादी तौर पे दो मसाइल हैं, एंजाइटी और फूड का जो है ना, या डाइट का स्टेबल ना होना। मतलब आप अंधाधुंध जो है वो जंक फूड यूज़ करते हो। तो ये दो मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से फालिज और लकवा हो रहा है। जी, एंग्जाइटी की वही एक मैंने बात की है कि जैसे बैंकर्स हैं, अब बैंकर्स की अगर हम एक एग्जांपल लें, या कोई ऐसे बंदे जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, हर एक पे एक प्रेशर है, मैंने ग्रो करना है, मैंने प्रोग्रेस दिखानी है। उससे क्या है कि दिमाग में वही एक
सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, दिमाग एक्टिव कर रहा होता है, वो तभी एक्टिव होता है जब आप पे प्रेशर आता है। फिर उसमें ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं, आपके गुर्दों पे भी प्रेशर डाल रहे होते हैं, आपके दिल पे भी प्रेशर डाल रहे होते हैं। और ये बात यहाँ पे मेंशन करूँगी, जब नसें जो हैं वो सिकुड़ती हैं, कमज़ोर होती हैं, या फिर नसों में जो है वो कोलेस्ट्रॉल फंसता है खुराक खराब खाने की वजह से, तो उससे क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अगर दिल को तंग कर ले तो उस टाइम उधर हार्ट अटैक भी आ रहा होता है। तो ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें या दिमाग पे पड़ती हैं या दिल पे आ गया तो हार्ट अटैक हो गया, दिमाग पे चला गया तो फालिज हो गया। अच्छा, ये जो हमने सुनने को मिल रहा है कि आप फालज के और लकवे के तमाम मरीजों को ट्रीट कर रही हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फालज के तमाम मरीजों को ट्रीट किया जा सके या लकवे के तमाम मरीजों को ट्रीट किया जा सके, या चंद स्पेसिफिक केसेस हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है? ये सारा कुछ डिपेंड करता है मरीज रिपोर्ट कैसे हुआ है। आगे भी मैंने बात की है कि क्या है कि लोग जो हैं काफ़ी महीनों के गुजरने के बाद मरीज़ को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, जब वो आधे से ज़्यादा जुड़ चुका होता है, उसके जोड़ जुड़ चुके होते हैं, पट्टे जो है बुरी तरह सुकर गए होते हैं। तो ये आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हर जगह कॉमन प्रैक्टिस है कि जब उसकी फर्स्ट एड मेडिकल की तरफ से कंप्लीट हो जाती है तो फ़ौरन फिजियोथेरेपी को रेफ़र किया जाता है। वो रेफरल करने का मकसद भी यही है कि अभी अभी पट्टे बेजान हुए, इनको अभी ही जो है वो जगा लिया जाए। जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मसल मेमोरी और मसल एक्टिवेशन पे काम करता है। उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेशलाइज एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचेज होते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती हैं, ये सारा इस्तेमाल करके वो उसी टाइम करना शुरू कर देता। अब मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि जो फालिज है उसका जो बेस्ट रिकवरी टाइम है जिसमें बंदा वाकई ही बिल्कुल 100% नॉर्मल हो सकता है वो 3 महीने है। अगर फ़ौरन फिजियोथेरेपी शुरू हो गई है तो 3 महीने में बंदा बिल्कुल ठीक हो सकता है। अटैक के फौरन बाद 3 महीने या अटैक के फ़ौरन बाद, जिस दिन अटैक आया उसी दिन से फिजियोथेरेपी शुरू होती है और 3 महीनों के अंदर अंदर बंदा बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि जिसको भी फालज का अटैक हो वो अगले ही दिन से फिजियोथेरेपी के पास आ जाए, या वो डॉक्टर की सजेशन पे चले, दवाई शवाई लेता रहे? डॉक्टर्स वैसे सजेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे नहीं हो रहा, तो लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, जो डॉक्टर ने करना था वो कर लिया है, उसने जो दवाई देनी थी, जो फॉलोअप्स है वो उसने सारा गाइड कर दिया। तो आपकी तरफ से अब जो चीज़ ख़राब जाएगी वो ये होगी अगर आप उसकी फिजियोथेरेपी जो है वो रेगुलर नहीं करवाओगे, तो वो फ़ौरन आपने खुद ही करना है। यहाँ पे अक्सर पेशेंट यहाँ पे आते हैं, या अब अवेयरनेस काफ़ी आ भी चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत एरियाज है जिनमें नहीं है, तो लोग खुद ही राब्ता कर लेते हैं कि अच्छा अब इसके पट्ठों को जगा के रखने के लिए, इनके पट्ठों को ठीक करने के लिए अब हमें फिजियोथेरेपी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जदीद मशीनरी है जिसमें मसल स्टिमुलेटर भी आता है, इसके अलावा एक्सरसाइज के लिए पैरेलल बार भी है हमारे पास, जो है CPM भी है हमारे पास। फिर इसके बाद जो है टेंस है, हॉट पैक है, हम मॉइस्ट हीट भी दे रहे हैं, व्हील, पुली, लैडर, ये सारा कुछ हमने स्पेसिफिक किया ही स्ट्रोक रिहैब के लिए। नहीं, बट जब पट्टे बेजान हो गए, ठंडे हो गए, उनमें दोबारा जिंदगी कैसे फूंकी जा सकती मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। हमारे बॉडी में 2 तरह की मेमोरीज है। ब्रेन मेमोरी का सबको पता है, लेकिन एक और चीज़ होती है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी जो होती है वो भी होती है, हर पट्टे में अल्लाह ताला ने एक मेमोरी डाली हुई है कि उसने उस तरह काम करना है। बच्चा पैदा होता है, उसकी वो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, ब्रेन से सप्लाई रुक गई है, वो मेडिसिन के थ्रू मैनेज होगी। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मसल मेमोरी पे भी काम करता है। वो इसमें एक एक एक्सरसाइज जो है वो एक एक वर्जिश 100 बार करवा रही होती है। उसमें बेसिकली हम मसल मेमोरी पे काम कर रहे हैं कि जो मसल हैं वो अपना काम करना जानते हैं। हमने इनकी मेमोरी को भी इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर दिमाग सपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, मसल इस काबिल हो जाए कि वो बॉडी के उस चीज़ को साथ लेके चल सके। बट वो 100% वैसे तो नहीं हो सकेंगे जैसे दिमाग के कंट्रोल में होते थे। नहीं हो सकते हैं। ये सब इसमें ये चीज़ आती है कि स्ट्रोक आया किस तरह का था। फालिज, जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी का फालिज है वो थोड़ा सा पाँव के लेवल पे रह जाता है, लेकिन जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ज़्यादातर स्ट्रोक उसका आता है। दिमाग में जो सप्लाई है ना, मैं उनका नाम ले रही हूँ, एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है, एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक एंटीरियर का आता बहुत कम है क्योंकि वो आगे दिमाग के ये मुँह के करीब होती है। जो पीछे वाली मिडल और पोस्टीरियर, ज़्यादातर स्ट्रोक फालिज आते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का। और उसके हमने महीने में 1.5 महीने में मरीज़ को इस काबिल होते देखा है कि अगर पहले दिन उसको 4 बंदे उठा के लाए हैं तो महीने बाद वो खुद चल फिर रहा होता है, वॉशरूम खुद जा रहा होता है, सीढ़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहा होता है, अपना खाना वगैरह खुद खा रहा होता है। तो अगर महीने में मरीज़ इतना बेहतर हो जाए तो इसमें और क्या चाहिए। ऐसे कितने केसेस आपने खुद देखे हैं या ठीक किए हैं? मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा केसेस हम देख चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट मेरे अपने हैं जो परमानेंट पेशेंट है, जिनको मैंने 2-2 साल पहले
जो है 2-2 महीने में मैंने उनको बहुत बेहतर कर दिया था। वो पेशेंट अभी तक इसीलिए मेरे पास आते हैं क्योंकि उनकी ये चीज़ बेहतर हो गई है और वो यही कहते हैं कि हमें पहले किसी ने बताया नहीं था कि ये चीज़ इस तरह ठीक हो सकती तो है। अब जिस तरह हमने शुरू में बात की कि एंजाइटी और डाइट बैलेंस की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं, और जो तीसरा जो बड़ा मसला है वो ये कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि वो उसका इलाज किस तरह करें। आपने मसल डिजनरेशन की मसल मेमोरी की बात की, तो मसल तो डिजनरेट भी होते रहते हैं, तो उस तरह क्या उनकी मेमोरी लॉस नहीं होती? अब इसमें मसल डिजनरेशन से मेमोरी लॉस नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक बॉडी में एक चीज़ रखी हुई है, बॉडी का एक अपना सिस्टम है, एक होम्योस्टेसिस उसको कहते हैं, बॉडी ने वो मेंटेन रखना है। हाँ, ये है कि बंदा अब लेटा ही रहेगा, फिर तो मसल डिजनरेशन होगी, फिर तो मसल मेमोरी लॉस में भी जाएगी, फिर पट्ठे भी जुड़ेंगे, फिर सब होगा। हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि अगर वो टाइमली करेगा फिर नहीं होगा। वो जो मसल डिजनरेशन या वेयर एंड टेयर की जो आप बात कर रहे हैं, वो वेयर एंड टेयर बॉडी में होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो एक 8 आवर्स की स्लीप रखी है ना, उस स्लीप का मकसद ही यही है। वो जो छोटा मोटा वेयर एंड टेयर हर एक इंसान के जिस्म में हो रहा है ना, अगर वो 6 से 8 घंटे सोएगा ना तो वो वेयर एंड टेयर ठीक हो रहा होता है। लेकिन जो अगर फालिज हो गया है तो उस टाइम भी मसल मेमोरी एग्जिस्ट कर रही होती है। जो हम मसल स्टिमुलेटर, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर लगा रहे होते हैं, हम उसी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, उसके ही सर्किट्स को मेंटेन करने के लिए लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर एक्सरसाइज ही नहीं होगी फिर तो जाहिर है वो डिजनरेशन की वजह से मेमोरी लॉस में जाएगा मसल, लेकिन अगर कर लेंगे तो फिर नहीं जाता है। तो फालिज से बचने के लिए, क्योंकि आजकल तो ये हॉट इशू बना हुआ है हमारे पाकिस्तान में, कितने घंटे की नींद और एक्सरसाइज ज़रूरी है डेली लाइफ में? डेली लाइफ में जो बंदा 40 मिनट चलता है ना, जो वॉक है 40 मिनट, अगर कोई किसी इंसान को चलने की आदत है ना, उसको कोई भी मसला नहीं हो सकता, ना उसको फालिज का, ना ब्लड प्रेशर का, ना ही उसको जो है मोरों का, हड्डियों का, जोड़ों का कोई मसला नहीं हो सकता। 40 मिनट की वॉक इंसान को बहुत बेहतर करती है। 40 मिनट कंटिन्यूस या ओवरऑल मिला के दिन में 40 मिनट? कंटिन्यूस आपने एक वॉक का टाइम स्पेसिफिक करना है, अर्ली मॉर्निंग की। अब जो सुबह जब सूरज निकलता है उसके बाद की जो सूरज की जो शुआएं हैं उनमें इतना ज़्यादा विटामिन डी होता है और वो इतनी हेल्दी है जिस्म के लिए। अगर आप उसके दौरान 40 मिनट की वॉक करेंगे ना तो आपके 90% मसाइल वैसे ही नहीं बनेंगे। तो उस टाइम आप वॉक करें 40 मिनट। साथ जो सब्ज़ है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, ब्रेन को भी जो है वो पावर दे रहा होता है। जो ग्रीनरी में आप जाके वॉक करें, साथ अगर आप ये करेंगे, दूसरा आपने जंक फूड को बहुत ज़्यादा कम करना है। जंक फूड को ये है कि हम लोग शौक में प्रोटीन इतना ज़्यादा लेते हैं और प्रोटीन के साथ वो हाईली डीप फ्राइड होती हैं। हम फैट इंटेक, फैट बॉडी को सिर्फ 9% चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी हमें सिर्फ 9% और फैट 4% और प्रोटीन हमें 9% चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ज़्यादातर जो है ना 50-60% पे प्रोटीन और फैट्स को ले गए हैं। तो वो फिर जो है तो ह्यूमन बॉडी ना, चीज़ें उसी के अंदर रहनी है, तो सारा फिर वो जो क्लॉट्स और कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, फिर वो फालिज की तरफ लेके जाता है। तो उस चीज़ से बचना है। और दूसरी बात है एंग्जाइटी। अगर आप योगा करते हैं, वही सुबह की वॉक करते हैं, ग्रीनरी से भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो आपने वो एक 6 to 8 आवर्स की स्लीप, उसके बाद वॉक कर ली, तो उससे आपकी वैसे ही एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रिलीफ होती है। इसके अलावा सेल्फ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज भी होती हैं, सेल्फ स्ट्रेचेज होते हैं, अगर आप करो वो भी बहुत ज़्यादा आपको बेहतर कर रहे होते हैं और आपको योगा भी बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस लेके आए, स्पेशली जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस लेके आए। क्या कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न है। कॉफ़ी में भी निकोटीन है। निकोटीन क्या कर रहा है, आपकी जो नसें हैं उनको कमज़ोर कर रहा है, फिर वो प्रेशर। कैफीन नहीं होता कॉफ़ी में? कैफीन भी एक निकोटीन के साथ ही जो है वो ऐसी ही चीज़ है जो नसों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो वो कैफीन ही आपको इस तरह तंग करेगी। उसमें निकोटीन भी होता है। दिन में कितनी कॉफ़ी पी सकते हैं? मैं तो कहूँगी 1 से ज़्यादा ना ही पिए, क्योंकि आपने कंटिन्यूस पूरी उम्र पीनी है, तो आप 1 से ज़्यादा पिएंगे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लोग तो शौक से ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसमें तो मिल्क में भी नहीं होता। हाई इनटेक है। तो हम लोगों ने वही है ना, अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लिया कि हम जो है रिस्क फैक्टर से बचना ही नहीं चाहते। लोग जो है ना शौक में स्मोकिंग करते हैं। लोग ये भी समझते हैं कि शायद कॉफ़ी पीने से उनका वेट लॉस भी हो सकता है। नहीं, वेट लॉस हो सकता है, लेकिन फिर वही बात आती है वर्क लाइफ बैलेंस, नॉर्मल लाइफ, आइडियल लाइफ। आप कॉफ़ी पिए अगर आपका डाइटिशियन आपको रिकमेंड कर रहा है, लेकिन साथ उसके फिर कुछ डिटॉक्स भी लें। डिटॉक्स में आपके पास चिया सीड्स आ जाते हैं, फिर इसके अलावा लेमन भी बड़ा अच्छा
होता है, फ्रूट्स बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा आप बीट रूट कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें कि आपकी बॉडी सारी डिटॉक्स करती रहे। और नींद का नहीं बताया आपने, वो कितनी ज़रूरी है? 6 से 8 घंटे की नींद। 8 घंटे की अगर नींद हो जाए तो आपके काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएँगे। 6 से 8 घंटे की नींद अल्लाह ताला ने रखी ही इसलिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि रात जो है वो सोने के लिए, वो इसीलिए सोने के लिए है कि आप जब पूरा दिन काम कर रहे हो ना तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। वो रेस्ट इसलिए चाहिए कि जो वेयर एंड टेयर छोटा जो आप बात कर रहे थे मसल डिजनरेशन थोड़ी बहुत चलती रहती है, वो रिकवरी के लिए बॉडी का एक अपना भी रिकवरी सिस्टम है, उससे निकलने के लिए और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी आपको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप। ऐसा नहीं कि सोए हुए दिमाग कहीं और गया हुआ है, दिल कहीं और गया हुआ है और आपको ऐसा कैसे हो सकता है? करते हैं लोग जिनको एंग्जाइटी होती है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और एक मोबाइल फ़ोन का ओवर यूज़, जब तक रात के 3 बजे तक फ़ोन नहीं यूज़ करना, नींद ही नहीं आ रही, तो वो फ़ोन भी आपके ब्रेन में नाइट में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ कर रहा होता है जो आपको एंग्जाइटी भी देता है, आपका ब्रेन भी डिजनरेशन में जाता है और आपको और भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिजिकल इश्यूज़ कर रहा होता है। और कुछ लोग हैं वो तो 12-14 घंटे सोने के आदी हैं, तो वो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? जो 12-14 घंटे वो तो ओवर स्लीप में जा रहे हैं, वो 12-14 घंटे बाद भी उठेंगे ना तो उनको बॉडी में पेन्स ही हो रही होंगी। तो आपने नहीं करना। नॉर्मल आइडियल लाइफ जो है 8 घंटे से ज़्यादा की स्लीप भी आपके लिए ठीक नहीं है। आपने 8 घंटे से आगे नहीं जाना, अपना वर्क लाइफ बैलेंस रखना है। आपने अपना स्लीप और अवेक साइकिल भी मेंटेन करना है, आपने अपना आइडियल लाइफ का साइकिल ही मेंटेन करना है। आप ये सारी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में चेंजेस लेके आएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे तो आपकी वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाइल ठीक हो जाएंगे। जब हम फ़ोन यूज़ करते रहेंगे, जंक फूड भी खाएंगे, हम स्मोकिंग भी करेंगे, कॉफ़ी भी लेंगे और हम वैसे खुराक हम इसलिए नहीं लेंगे कि हम मोटे हो रहे हैं, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, लकवा और फालिज का जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो आपका ये दावा है कि आप चंद ही महीनों में, चंद ही सेशन में उसको मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। क्या टेक्निक लगाती हैं आप, कितना अरसा, कौन सी एक्सरसाइजेज करवाती हैं कि ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है? इसमें लकवा और फालिज की जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज है। लकवा बेसिकली मुंह पे आ रहा है, तो मुंह में जब वो कान के पीछे से जब नर्व एंटर होती है तो वो कुछ इस तरह सप्लाई दे रही है। इधर आईब्रोज और आइज़ में सप्लाई दे रही है, इधर नोज़ और ये जॉ में, इधर ये लिप्स में सप्लाई दे रही है, इधर ये नेक की तरफ और ये। तो हमने ये जितने इसमें मसल्स है, इसमें ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल है, जाइगोमेटिक की बोन्स के ऊपर के मसल्स है, काफ़ी ज़्यादा ये फेस के फेशियल मसल है, ये फ्रंटालिस मसल्स है, इन सब पे काम करना होता है। फिजियोथेरेपिस्ट की स्पेशलिटी ये है कि उसने इन सारे ये टेम्पोरलिस और ये जितने उस एरिया के मसल्स हैं उसको सबका पता है कौन सा पट्टा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे जाके लग रहा है, कौन सा पट्टा जो है वो क्या काम करता है, मुँह चबाने में कौन सा पट्टा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा जोर इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी हड्डी। तो वो जाके बेसिकली वही मसल मेमोरी वाली बात आ गई कि वो मसल मेमोरी पे काम करता है, वो उन पट्टों को जगाता है। अब इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा है, अब इसमें मैं बताऊंगी लकवा की। लकवा जिस साइड पे आएगा मुंह उसकी ऑपोजिट साइड पे घूमता है, ये आम लोगों को पता ही नहीं है। मतलब मेरी इस साइड पे अगर लकवा आया है ना तो मेरा मुंह इस साइड को नहीं जाएगा, ये साइड मेरी बेजान हो गई है, मुंह जो साइड ठीक है उसकी तरफ खिंच जाएगा। तो लोग उसी साइड की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा, अच्छा प्रोफेशनल होगा, उसको पता होगा कि वीक साइड ये है, ये होल्ड नहीं कर पा रही इसलिए मुंह उधर को घुमा हुआ है, तो हमने सारा काम इस साइड पे करना है। जब हम इस साइड पे सारा काम करेंगे तो फिर ही पट्ठे ठीक होंगे। तो ये सारा कुछ जो पट्ठे के जो काम कर रहे हैं, पट्ठे किस तरह उनको एक्टिव करना है और क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ फिजियोथेरेपिस्ट देखता है। इसमें भी फिर साथ हम इंफ्रारेड थेरेपी कर रहे होते हैं। अगर इन्फेक्शन फैला हुआ है, स्वेलिंग फैली हुई है, इस पर अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी आ रही होती है। फिर साथ मसल स्टिमुलेशन थेरेपी आ रही है, काइनेसियो टेपिंग यूज़ हो रही होती है फेस के एंगल सेट करने। आप कितने अरसे में लकवा को ठीक कर सकते हैं फिजियोथेरेपी? अगर वाकई फ़ौरन पेशेंट आ जाता है 15 दिन में लकवा बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये तो सारा लिटरेचर सब कुछ कहता है। कुछ केसेस होते हैं जिनका ब्रेन लेवल में कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज आ रहा हो, उनमें नहीं हो रहा, कि कुछ में वो कैंसर की वजह से लकवा आ रहा होता है, कुछ ब्रेन में और इश्यूज, एक्सीडेंटल केसेस, उन केसेस में थोड़ा सा लंबा लग सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से या थोड़ी बहुत लीजन हो तो 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आपके कहने का ये मकसद, ये मतलब है कि अगर किसी भी बंदे को लकवा का
खदशा जाहिर हो कि उसको लकवा हो गया तो भागा भागा फिजियोथेरापिस्ट के पास आ जाए, वो डॉक्टर के पास ना जाए। डॉक्टर के पास जाके फर्स्ट एड लेना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी आप डॉक्टर के पास ना जाओ, आपने फर्स्ट एड लेनी है। आपकी जो मेडिकेशन है, अब जब इन्फेक्शन फैल के लकवा हुआ है या बीपी शूट होने की वजह से लकवा हुआ है तो उधर आपको दवाई भी चाहिए। जो दिमाग के लेवल पे चेंजेस आए हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से, वो दवाई ने भी ठीक करना है, लेकिन पट्ठों को फिजियोथेरेपिस्ट ने ही ठीक करना है। वो जो पट्ठों की चीज़ें हैं उसके लिए आपको आना ही आना है फिजियोथेरेपिस्ट के पास। आप नहीं आओगे, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, पूरी उम्र मुंह टेढ़ा रहता है, कुछ लोग साल 2 साल में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ करके कुछ बेहतर होते हैं, लेकिन कुछ का मुंह जो है वो अक्सर टेढ़ा ही रहता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फ़ौरन से, वो डॉक्टर खुद भी भेज देते हैं, लेकिन हमने खुद भी लकवा के बाद, फालिज के बाद फ़ौरन जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना है ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए। वो जो कुछ लोग जंगली कबूतरों का शिकार करना शुरू कर दें, शायद उससे तकवीयत मिलेगी और बड़ी मुकव्वी गदा है तो उससे लकवा ठीक हो जाएगा, इसमें कोई है? जंगली कबूतर चले जी, मान लेते हैं जी प्रोटीन सोर्स के लिए अच्छा है, ताकत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा जिसका एविडेंस नहीं है कि जंगली कबूतर वो जो इन्फेक्शन फैल गया उसको ठीक करेगा, जो दिमाग में जो लयन आ गई है दिमाग के लेवल, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, खुराक के मामले में हम कह सकते हैं बेहतर होता है। अब कई लोग कहते हैं कि मोरों के जो मसाइल है उस पर लोग बड़े बड़े उल्टी चीज़ों की तरफ निकलेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो कहते हैं कि कसूर में एक बाबा जी थे, मैं उनके पास चले गए थे, उन्होंने मुझे उल्टा लिटा के ना मुझे मुक्के मारे हैं उधर और एड़ियों से ट्रीट किया है। अब वो जो हो गया ट्रीटमेंट, वो जो बिल्कुल ही रह गया, सर्जरी की तरफ हमें रेफर करना पड़ गया ना वो केस के। वो आगे ही एज 70 है, हड्डियां वैसे ही बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, उस पे मुक्के और जो है वो एड़ियां मारे तो पीछे फिर बचना क्या है। जो डिस्क बेचारी थोड़ी सी बल्ज में गई होगी वो तो पूरी फट जाएगी, और इसमें कुछ लोग का फुट ड्रॉप भी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता जी मोड़े का मसला हो गया तो इसको करवा लो, पीछे से जोर सूजा होता है। तो हमने ये सारा कुछ देखना, ये तो जो प्रोफेशनल बंदा होगा, जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट होगा, वही देखेगा। अच्छा ये बताएं कि फालिज का अगर कोई पेशेंट आता है, कुछ लोग तो पीरो फकीरों के पास जाते हैं ऑब्वियसली, 2-3 महीने वहाँ पे जब उनके पट्टे ठंडे हो जाते हैं फिर आते हैं, उनका इलाज कितने अरसे में मुमकिन है या आया मुमकिन है भी या नहीं? और अगर कोई बंदा फौरी तौर पे आपके पास आ जाए तो उसका इलाज कितने अरसे में हो जाएगा, आप कैसे करेंगे उसका इलाज? अगर कोई बंदा फौरी तौर पे आ जाता है, उसकी 3 मंथ में आइडियल रिकवरी टाइम, इसको रिसर्च भी पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया के किसी किस्म का फालिज हो, किसी भी किस्म का फालिज जो 3 महीने में उसकी आइडियल रिकवरी टाइम है, वो मैक्सिमम अपनी लाइफ में वापस जा सकता है। लेकिन 3 महीने गुजर चुके हैं, वो बंदा अभी तक फिजियोथेरेपी पे नहीं आएगा। जो पट्ठा जो होता है ना, पट्ठा कटा भी हो, अगर हड्डी कटी हो तो 8 हफ्ते में वो पूरा जुड़ जाता है। तो 3 महीने का मतलब है 12 हफ्ते। अगर 12 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है तो उस टाइम पट्ठा बिल्कुल जुड़ चुका है, हड्डियाँ बिल्कुल जो आपस में मिल चुकी हैं, तो उस टाइम मसला आता है। लेकिन फिर भी फिजियोथेरेपी फ़ायदा ही देगी, ऐसा नहीं होगा। फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट इतना कर लेगा कि उसको अगले 6 महीनों में उसको चला दे, वो अपनी साइड वगैरह खुद बदल ले, वो अपना खाना वगैरह खुद खा ले कुछ। लेकिन रिकवरी टाइम नो डाउट फिर लंबा हो जाता है, 1 साल तक भी जाता है, कुछ लोगों का 2 साल तक भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ कितना पुराना आया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब 3 महीने गुजर गए तो इलाज मुमकिन नहीं, इलाज थोड़ा लंबा होगा लेकिन मुमकिन है। सो हमारे पास एक केस स्टडी है कि एक बंदे को फालिज हो गया और उसके दायां धड़ जो है वो मफलूज हो गया। सो अब उसको हमने पहले किसको चेक करवाना है, एक हमें केस स्टडी के तौर पे आखिरी सवाल के तौर पे बता दें कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करवाएं। पहले बात है कि घर पे आपको नहीं पता लग रहा कि उसकी दाईं साइड ख़राब है, पहली वही फर्स्ट एड के लिए आपने डॉक्टर के पास ही लेके जाना है। पहले देखा जाना है कि क्या हुआ है, उसमें फ़ौरन पता लग जाता है पहले घंटे में कि फालिज आया है। वो फालिज जब आ जाए, फालिज के अलावा क्या हो सकता है? फालिज के अलावा जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है, कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंस भी हो सकता है कुछ लोग। लेकिन बीपी शूट हो गया भी, कुछ लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कुछ लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस तरह के और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। तो वो तो एक मेडिकल जो फर्स्ट एड है वो तो चाहिए, और पूरी असेसमेंट हो जाएगी विद इन 1 आवर। पहले घंटे में पता लग जाता है कि बंदे को क्या हो चुका है, फालिज आ चुका है। अब जब उसको फालिज आ चुका है, फिर आगे सारा काम डॉक्टर ने उसको वाइटल्स सेट कर दिए, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सब कुछ। फिर आगे फिजियोथेरेपिस्ट का ही काम आ गया कि फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना है, उसकी पट्ठों को, उसके जोड़ों को, उसकी नसों को बेहतर करना है, उसको उठाना है, उसको चलाना है, वो सारा कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ठीक करेगा। और पीरो फकीरों के पास कब जाना है?
वो जब आपका दिल करे। अगर आपको ना यकीन हो, क्योंकि यकीन कामिल तो पीर कामिल, आपका यकीन अपने डॉक्टर पे होगा तो डॉक्टर उसको बेहतर कर लेगा। नहीं रिलीजियस तो मुक्के और घुसून खाएं। आप दुआएं कर सकते हैं, दुआएं लेना बेहतर है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दुआएं लेना बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ दुआओं पे डिपेंड करें। अल्लाह ताला ने भी दुआ और दुआ दोनों का कहा है, तो आप सिर्फ दुआ पे ना रहे, आप दुआ की तरफ आएँ और प्रोफेशनल दुआ की तरफ आएँ जो नीड है। अब जो गुर्दे का डॉक्टर है वो फाल ठीक नहीं करेगा, तो आपने जो इसके लिए स्पेसिफिक है फिजियोथेरेपिस्ट, इसकी एक्सरसाइजेस के लिए आपने उनके पास आना। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो स्विच ऑफ हो जाते हैं फालज के अटैक के दौरान, क्या वो दोबारा बहाल होते हैं फिजियोथेरेपी से या वो हमेशा के लिए खत्म? जो मेडिकेशंस यूज़ की जाती है ना इसमें, जो डॉक्टर की तरफ से, वो ऐसी है जो ब्रेन रिकवरी को बेहतर कर रही होती है। इसमें भी एज आती है 40s अब फालिज में 100% रिकवरी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी बहाल हो जाता है। 40 अबव में? 40s बिफोर में, अबव में थोड़े इश्यूज आ रहे होते हैं, 60s के बाद थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। लेकिन ये भी इंडिविजुअल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बंदा कितना सेहतमंद है, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी बेहतर है। अगर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन या कोमॉर्बिडीज़ का मतलब होता है और बीमारियां साथ आ रही है, हार्ट अटैक, शुगर वगैरह, तो फिर वो फैक्टर्स बंदे को थोड़े से तंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो 40 से पहले की एज है, ये यंग एज होती है, इसमें 100% रिकवरी वाकई आ जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स पे भी आ जाती है। उसके बाद के 40s के बाद अगर आप फैक्टर्स जितने बेहतर करोगे, जो पहले हमने सारी रीजंस पे बात की, तो फिर वाकई रिकवरी हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि फालज और लकवे की जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें एंजाइटी और डाइट इम्बैलेंस का जो है होना वो शामिल है, और उसके अलावा जो आप अपना लाइफ स्टाइल है उसको अगर डिस्टर्ब कर लेते हैं तो उससे इस तरह के जो मसाइल और अमराज हैं वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। सो अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएं, अपनी डाइट को बैलेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एंजाइटी और डिप्रेशन से बचें। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ाहिर महमूद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।